हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हमारा 5000 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़ पाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। मैं हर दिन कुछ शॉर्ट्स भी डालती हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो भी आप देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको आता है तो वो ठीक है, नहीं आता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्न को देखता हूँ तो मुझे प्रश्न पर नहीं, शीर्षक पर खेद होता है। ये कई बार एग्जाम में है। ये मेटलैंड का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कानूनी प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है? तो ये प्राकृतिक कानून है, कानूनी प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसका उद्देश्य आत्म परीक्षण। कोई भी ऐसा कानून जो व्यक्ति के जीवन को संकट में डालता हो उसका उल्लंघन किया जा सकता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून ऐसे कानूनों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है जो कि लोगों के जीवन को हरण करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी 3 कथन इसमें सत्य है, 1 कथन गलत है। देख लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करता है। दूसरा है, तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाता है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करता है कि विश्व किस ओर अग्रसर है। ठीक बात है। तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाता है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्थापरकवाद इस तथ्य से सीमित है कि शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। दूसरा है, सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती। तीसरा है, सभी देशों में लिखित संविधान नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तो तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है। तो सारा कुछ है, दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक और शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य। आगे है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक उपागम में उपेक्षा हुई है। तो किसकी उपेक्षा हुई? अनुभविक अनुसंधानों की। आगे है, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है। कौन कौन सा? अनुभववादी अध्ययन है, मानकीय अध्ययन है, औपचारिक संस्था अध्ययन, अवैज्ञानिक। तो यही नहीं होगा। आगे, तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? तो ये जी.के. रॉबर्टसन का कथन है। ये भी पीजीटी 2004 में आया हुआ है। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आलमंड ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया है? तो सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया। और किसको किसको सम्मिलित किया है? महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, डी है साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था। ठीक। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है तो शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है। क्या? तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन है समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है। तो राइट आंसर क्या है? एम कर्टिस। एम कर्टिस क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीतिक विज्ञान का हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति प्रथम
गामी विचारक कौन है तुलनात्मक राजनीति का? तो अरस्तू है। सबसे पहले उन्होंने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो भी हमारे अरस्तू जी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार से स्पष्ट करता है? देखिए, सीमित शासन भी हो गया, शक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा है, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा है, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे, कौन सा समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? तो ये कौन सा नहीं आएगा? धार्मिक मतभेद की समस्या ये नहीं आएगा। और क्या आएगा? हो सकता है क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है क्या आएगा। तो परिवृत्तियों की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास का साधन है। तो राजनीतिक विकास का साधन क्या क्या है? राजनीतिक दल भी है, क्रांतिकारी नेता भी है, राष्ट्रीयता की भावना, ये तीनों हो जाएगा। तो राजनीतिक दल, क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीयता की भावना राजनीतिक विकास साधन है। राजनीतिक विकास के अनेक साधन अपनाए गए हैं, जिनमें से विभिन्न राज्य व्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन, आदर्श एवं यथार्थवाद, प्रायोगिक समीक्षा, प्रभावी राजनीतिक दल, प्रभावशाली नेतृत्व अर्थात क्रांतिकारी नेता, राष्ट्रीय भावना, कूटनीतिक दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सरकार के प्रकार संसदात्मक और अध्यक्षात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन है। त्रिशंकु संसद किसे कहते हैं? तो जब संसद में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो उसको त्रिशंकु संसद कहते हैं। अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिए हैं आपको मिसेल्स दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनोस का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। यह है कोकर का। क्या है? राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनोस का कानूनी विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। कोकर का ये कथन है। ये आपका जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आया हुआ प्रश्न है। और यहाँ भी इक्विनोस के बारे में बताया गया, आप देख लीजिएगा, वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा क्या कहा गया है? तो संसद कैबिनेट का वर्चस्व होता है, संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है। कौन सी सरकार उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो संसदीय सरकार को हम उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करता है? तो ये रैमजे मेयर का है। क्या बोलते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में नौकरशाही शासन करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? तो राष्ट्रपति अभिभाषण ये आपका संसदीय विधि, संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। और क्या क्या विधि है? तो संसदीय प्रश्न है, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, बजट पे चर्चा। ये आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो संसद के अधीन है कानूनी अधिसत्ता। ये DSSB में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? तो गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्य तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होता है ना, उसमें किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली तो सरकार संसद से पूर्ण रूप से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है तो सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारों का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है। तो विधायिका
तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशात्मक शासन प्रणाली में मुख्य विशेषता क्या है? तो सारा है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे है, अधिशात्मक शासन प्रणाली पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वॉल्टर वेजहॉर्ट ने, और उनकी बुक है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। अधिशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष एवं मंत्री संविधान सभा के सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष तो वास्तविक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिशात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है, तो किसका? राज्य तथा सरकार दोनों का प्रधान है। अधिशात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होता है। अधिशात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति। अधिशात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडलियों के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिशात्मक सरकार किस देश में है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे संसदीय सरकार की जिसके अभाव में कार्य नहीं कर सकता, तो वो क्या है? राजनीतिक दल। संसदात्मक प्रणाली व्यवस्था तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 24 हो गया, 25। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों का तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है, तो विधायिका के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मुख्य सिद्धांत जिस पर संसदीय प्रणाली निर्भर है? तो यह व्यवस्थापिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को नाम मात्र की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 28, संसदीय सरकार के तहत राज्य का साधन होता है, तो संवैधानिक प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ये केंद्र एवं राज्य में दोहरी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? तो ये संविधान में संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, संसदात्मक अधिशात्मक रूप में सरकार के वर्गीकरण का आधार है, तो विधायिका कार्यपालिका संबंध। निम्नलिखित में कौन सा अध्यक्ष शासन अधिशात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? इसमें दोहरी नागरिकता यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनात्मक निम्नलिखित शासन प्रणाली में से किस एक ही अनिवार्य विशेषता है? तो संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्था में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? संघीय व्यवस्था का, ठीक है, संघीय व्यवस्था का। निम्नलिखित में कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थक नहीं था? तो ये था औपचारिक साधन के रूप में राष्ट्रपति, औपचारिक साधन के रूप में राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय एकता, स्थानीय स्वशासन में समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित तो राज्य के रूप में ये किसने बोला है? स्ट्रॉन्ग ने।
स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है शक्तियों का केंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर क्या है ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता शक्ति केंद्र में निहित हो, जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो जानी जाती है। तो एकात्मक सरकार क्या है? वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा इसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो, तो एकात्मक शासन व्यवस्था है। ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। अब ये कौन बोले हैं? ये डाइसी बोले हैं। क्या बोले? डाइसी की बुक भी याद रखिएगा, द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कौन एकात्मक है? तो एकात्मक यूके हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। परायपन की संकल्प कार्ल मार्क्स ने अपनी किस बुक में दी थी? द इकोनॉमिक्स एंड द फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? तो संघात्मक में इंग्लैंड, जापान, चीन, ये वाला गलत है। आगे है कौन सा देश अधिशात्मक एवं संसदीय प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो फ्रांस अधिशात्मक और संसदीय का। यह किसने कहा कि संविधान सरकार को निरंकुश कार्य का सीमित करता है? निरंकुश कार्यों को सीमित करता है। ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं सीमित करने की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 हो गया, 41 40 मैं 46 था ना, 45 46 47। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। क्या बोलते हैं? ये जेलिनेक का है कथन। संविधान विहीन राज्य को ये एक या एक से अधिक नहीं होगा अपितु यह एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। इसका राइट आंसर जेलिनेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। फ्रेंड्स चलिए किसी भी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे आपके सब्जेक्ट के, पॉलिटिकल साइंस के। तो आप एक बार ज़रूर चैनल के देखिए प्लेलिस्ट को क्या क्या है इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।